स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आता है। इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने अब तक जितनी भी क्लासेस आपको कराई हैं वो ऐसे ही नहीं कराई है, उसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आए हैं। मैंने अभी आपको 2 एग्जाम पेपर सॉल्व भी करा दिए हैं और वो जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे ना वो आपने देखे होंगे, वो उन थ्योरीज में से है। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें एक ही क्वेश्चन हो, हर थ्योरीज में से 2-2 3-3 क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में है। तो अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। इसमें से भी एक एक 2-2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में था वो आया हुआ था। इस थ्योरी का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी जो है ये दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। इन्होंने अपने कुछ अलग जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, कि बच्चा ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। ये थ्योरी दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी और दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे अलग अलग स्टेजेस में इन्होंने बांटा था, जैसे फेलिक स्टेज है, लेटेंसी एज है। ठीक है, तो अलग अलग इनकी स्टेजेस थी, तो वो हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, उसको यहाँ पर मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने वैसे 3 पॉइंट्स जो माने थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इनका मानना था कि जो बच्चा होता है उसमें जो इड होती है ना वो जन्म से ही होती है, ईगो बाद में बच्चे में डेवलप होती है और सुपर ईगो बाद में आती है। तो सुपर ईगो और इड के बीच में जो काम करता है वो ईगो करता है। ठीक है, तो ये हम उस थ्योरी में पढ़ेंगे जब हम उनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ेंगे। पर आज की क्लास का हमारा जो मेन मोटिव है वो प्रोजेक्शन। इन्होंने अपनी अलग अलग स्टेजेस दी थी, उसमें से जो डिफेंस मैकेनिज्म का पहला पार्ट है इसका नाम है प्रोजेक्शन, जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आए हैं। अब आप पूछेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, प्रोजेक्शन जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अचेतन मन है जो हमसे ये सब काम करवाता है। ठीक है, ये हमारे अचेतन मन का एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस होता है ये। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति मतलब जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब भी क्या होता है, थोपना, प्रक्षेपण करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करेगा किसी भी चीज को। तो इसमें ये बच्चा जो प्रोजेक्ट क्यों करता है, प्रोजेक्शन क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति है वो अपने जो दोष है ना वो दूसरों के ऊपर थोप देता है, जिससे कि उसका जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्शन का नाम दिया गया है। ठीक है, यह एक मानसिक प्रक्रिया, मेंटल स्टेट होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे करवाता है। ठीक, ये क्या है, मेंटल टेंशन को, मतलब इससे अगर हम अपने जो भी हमारी दोष है वो जब हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं तो इससे हमारा मेंटल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो प्रोजेक्शन में यही बताया गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके क्लास में कम मार्क्स आए हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी मिस्टेक अपने टीचर के ऊपर थोप देगा कि टीचर ने तो मुझे पढ़ाया नहीं था इसलिए मेरे कम मार्क्स आए। या फिर ऐसा करेगा कि जो मैंने पढ़ा था वो एग्जाम में आया ही नहीं इसलिए मैं फेल हो गया, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए। तो ये सब क्या होता है, थोप देना, प्रोजेक्ट करना होता है। आपके भी अगर एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, आप भी तो कोई ना कोई बहाना लगाओगे, है ना। तो हम हमारी मिस्टेक तो नहीं मानते हैं, दूसरों के ऊपर ही थोप देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मेंटल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अब आपको भूलना नहीं है, अपने आप से याद रखना प्रोजेक्शन को, कि हमारे कम मार्क्स आएंगे तो हमें थोप दे, तो हमें हमारा दोष जो है वो किसी पर थोप देना है। तो क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इससे हमारी जो मेंटल टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसी स्टेज को हम प्रोजेक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा ही है, कम मार्क्स आने पर टीचर की गलती बता देता है कोई भी बच्चा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है रिप्रेशन, यानी कि दमन। ठीक है, दमन वो होता है जिसमें जो भी व्यक्ति है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें व्यक्ति 2 अभिप्रेरकों में से अभिप्रेरक को अज्ञात रूप से, यानी कि उसके पास कोई 2 चॉइसेस है। यहाँ पर जो अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक को हम कहते हैं मोटिव, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, मोटिव कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसमें जो व्यक्ति होता है 2 मोटिव में से किसी भी एक मोटिव को अज्ञात रूप से हटा देगा। ठीक है, और दूसरे को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वो दमन कर देगा उस चीज का, जो चीज उसको पसंद है उसको दबा देगा और दूसरी चीज को सिलेक्ट कर लेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आप है,
ठीक है, आप किसी मार्केट में जाते हैं और वहां पर आपको दो चीजें पसंद आती हैं, तो अगर आप पहले किसी कोट को देखते तो आपको पसंद आ जाता है, पर अब जब उससे रेट पूछते हैं तो वो रेट उसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, और साइड वाला भी एक होता है जो आपको थोड़ा कम पसंद होता है और उसका रेट कम होता है ना। तो क्या करेंगे, आप उस वाले को अज्ञात रूप से साइड में हटा देंगे और दूसरे वाला ले लेंगे। ऐसा मान लीजिए आपके पास उतने पैसे नहीं है जितना महंगा वो कोट है, ठीक है, तो क्या करते हैं आप अज्ञात रूप से उस चीज को हटाकर उसको दमन कर दिया अपनी इच्छाओं का, और दूसरे अभिप्रेरक को ले लेते हैं, दो के बीच में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कोई चीज 500 रुपए की 580 की है, तो आपके पास 580 रुपए नहीं है पर आपके पास 500 रुपए है, और आपको ये दोनों चीजें पसंद थी पर ये वाली आपको ज्यादा पसंद थी, पर आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो आप क्या करेंगे, इसको अज्ञात रूप से हटा देंगे और ए वाली को आप खरीद लेंगे। तो ये क्या होता है, रिप्रेशन होता है, यानी कि दमन हो गया। जो चीज उसने पहले ली थी, दो अभिप्रेरकों में से एक जो मोटिव था उसका दमन हो गया और उसने दूसरे वाला खरीद लिया, ठीक है। तो दो में से जब हम एक को चुनते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर रिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्षतिपूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन। जब किसी क्षेत्र में व्यक्ति, अब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में व्यक्ति क्या है, असफल रहा है, यानी कि उसको उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है, उससे उसके मन में क्या आ गया है, गिल्ट आ गया है, कि उसको मतलब इससे हीनता की भावना आ गई है, कि उसको मतलब वो इस काम में असफल रहा, इसमें असफल रहा, तो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो उसके मन में क्या होगा, एक मेंटल स्टेट, मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा, मेंटल टेंशन क्रिएट होगी। तो उसको कम करने के लिए, यानी कि जिससे उसे जिस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली थी उससे हटकर वो किसी दूसरी जगह काम करेगा और वहां उसे क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, यानी कि उसमें वो बहुत अच्छा कर रहा है, जहां वो काम कर रहा था, यानी कि जिसके लिए काम कर रहा था वहां उसे सफलता नहीं मिली, अब उसने किसी और जगह पर काम करना अच्छा किया, वो बहुत अच्छा हो गया उस सेक्टर में, उस जगह पर। तो ये क्या हो गया, उसने अपनी दूसरी जगह पर क्या कर ली, उसकी क्षतिपूर्ति कर ली, यानी कि कंपनसेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जब किसी क्षेत्र में व्यक्ति असफल रहता है तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है, किसकी भावना आती है, हीनता की, ठीक है। और यहाँ पर उससे उसमें क्या होगा, मानसिक संघर्ष पैदा होता है और इस प्रकार किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा करता है। जैसे पढ़ाई में कमजोर बच्चा किस में आगे निकल जाएगा, स्पोर्ट्स में आगे निकल जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ कर लेते हैं, अपने स्पोर्ट्स में कर लेते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वहां पर उनकी क्या हो गई, क्षतिपूर्ति हो गई, कंपनसेशन हो गया, एक क्षेत्र में असफल हुए तो दूसरे में उसकी पूर्ति कर ली, तो ये क्या होता है, कंपनसेशन होता है। इसके बाद है रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण, ठीक है। अगर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे रिलेटेड है, रैशनलाइजेशन, इसको तो पढ़कर ही मुझे हंसी आ जाती है। तो क्या है, ये रैशनलाइजेशन है, यानी कि युक्तिकरण है। ये अगर कोई काम नहीं हुआ, आप मान लीजिए आप कोई काम, आप मान लीजिए आप एसटेट का एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मैं तो नहीं चाहती कि आपका क्लियर ना हो, आपका जरूर पास होना चाहिए, जो मेहनत करता है उसका पेपर जरूर क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा ऐसा लगा लीजिए, आपने सीटेट का फॉर्म भरा, ठीक है, और आपने सबको बता दिया कि हाँ मैंने तो सीटेट का फॉर्म भरा है, और फिर जब रिजल्ट आया और आप पास नहीं हुए तो आप क्या कहेंगे, मैंने तो ऐसे ही भर दिया था, मैंने तो पेपर देना ही नहीं था, बस ऐसे ही भर दिया था, मैंने तो पेपर देना ही नहीं था, ऐसे ही दे आई थी मैं तो, है ना। तो ये क्या करते हैं, बहानेबाजी करते हैं ना। तो जो अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे, मुझे तो ये करना ही नहीं था। तो ये सब क्या होता है, युक्तिकरण, यानी कि आप रैशनलाइजेशन करते हैं वहां पर। तो ये किस में आता है, रैशनलाइजेशन में आता है, ठीक है। जब आप बहानेबाजी करते हैं तो क्या है, ये रैशनलाइजेशन है। वो ऊपर वाला क्या था, जब आप अपना आरोप दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, यहाँ आरोप थोप नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे ये काम नहीं करना था, इसका तो इस ये काम करने का तो मेरा मन ही नहीं था, पर फिर भी मैंने तो बस ऐसे ही ये काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर है रिएक्शन फॉर्मेशन, ये भी जरूरी है आपका, रिएक्शन फॉर्मेशन। अनएक्सेप्टेबल क्या होते हैं, इंपल्सिस होते हैं इसमें, ठीक है, और इससे पहले इनका दमन हो जाता है। ऐसा मान लीजिए आपके मन में कोई बात आई और इसका क्या हो गया, दमन हो गया, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अचेतन मन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका दमन हो जाता है, और बाद में कुछ टाइम के बाद जो आपका चेतन मन है वो उल्टा उसी के ऊपर क्या कर देता है, उल्टे रूप से उसको व्यक्त करता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक ही घर में दो भाई बहन है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, मतलब भाई जो है ना उसको अपनी बहन से किसी न किसी चीज को लेकर हेट है उसके मन में, पर वो उसको डायरेक्ट नहीं बोल पाता है, तो क्या करेगा, अपने चेतन मन से उसी के ऊपर आरोप लगा देगा कि तो ऐसी है, मुझसे हेट करते हैं, तो उल्टा कर देता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है इसको। अनएक्सेप्टेबल क्या होते हैं, इसमें इंपल्सिस होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं, उल्टा कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अब है डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको भी पढ़ाया भी था, बच्ची वाले एग्जाम्पल से पढ़ाया था कि उसके घर में
एक नन्हा बच्चा आता है तो वो अपने बिस्तर को गीला करना शुरू कर देते, तो बच्चे का क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, तो व्यक्ति अपने से यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, मैंने लिखा है विस्थापन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर किसी न किसी चीज को हम क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, कहीं अब कहीं की गलती कहीं पर निकाल दी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिखा है, व्यक्ति अपने से मजबूत व्यक्ति को डराने वाले व्यक्ति की तरफ से ध्यान हटाकर, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने से मजबूत व्यक्ति के साथ तो लड़ाई नहीं करेगा ना, तो वहां से गुस्सा हटाकर कहाँ निकाल देगा, कमजोर व्यक्ति पर निकाल देगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है, ठीक है, तो आज उसके बॉस ने उसको क्या किया, डांट दिया। डांटने के बाद वो घर पे आया, घर पे उसने अपना सारा गुस्सा कहाँ पर निकाल दिया, अपने फैमिली मेंबर्स पे निकाल दिया। तो ये क्या होता है, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपने से ज्यादा वाले पर तो उसका जोर नहीं चला, तो घर पे निकाल दिया है ना, तो इसे अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर क्या किया जाता है, यहाँ पर गुस्सा निकाला जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि विस्थापित करता जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ। इसके बाद है सब्लिमेशन, यानी कि उदारीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी अपने मोटिव से उत्पन्न, यानी कि अपने आप से, अपने मन में जो मोटिव उत्पन्न हो रहे हैं, उससे संघर्ष का समाधान व्यक्ति क्या करता है, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके करता है। यानी कि पहले भी वो अच्छा करा था, पर उसके मन में क्या हुए, कुछ मोटिव्स हुए और अपने आप उसने क्या किया, उनसे उबरने की कोशिश की, उससे बड़ा जाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, अपनी इच्छाओं में नया मोड़ लेकर आता है। जैसे आपने देखा होगा, कई क्लर्क होते हैं या कोई टीचर होता है, तो क्या करते हैं, मतलब एकदम से उनका जो मतलब पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाता है, पर उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छाओं में नया मोड़ लाए, तो क्लर्क से क्या बन गए, आईएएस बन जाते हैं, क्योंकि पढ़ते रहते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, उनके अंदर मोटिव्स होते हैं। तो इसे हम क्या कह देते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन। ठीक है, जब संघर्ष का सामना, मतलब जो इंसान होता है, फिजिकल जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे कोई मोटा है तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका पतला हो जाता है ना, तो ये सब किस में आता है, कन्वर्जन में आता है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं फिजिकल रूप से, तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, सभी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया है, डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, आपको याद रखना है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, फैलिक स्टेज, एनल स्टेज, ऑरल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ये सब सिगमंड फ्रॉइड की है। ईद, ईगो, सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में आता है। यहाँ पर प्रोजेक्शन, सबसे पहला प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जो दोष है वो क्या करेगा, दूसरों के ऊपर थोप देगा, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, रिप्रेशन, रिप्रेशन क्या होता है, दमन होता है, अपनी इच्छाओं का दमन कर लेना, दो इंपल्सेस में से एक का क्या करेगा, दमन कर लेगा। इसके बाद है कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति करता है, एक क्षेत्र में अच्छा नहीं है तो दूसरे सेक्टर में अच्छा हो जाता है। ठीक है, जन रैशनलाइजेशन, वो सीटेट के फॉर्म वाला एग्जांपल से याद रखना। ठीक है, इसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन, अपनी जो पसंद तो हमें नहीं है, मतलब पसंद तो उस इंसान को नहीं है, बल्कि वो उल्टा कर देगा, कहेगा ये मुझे पसंद नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ बच्चे का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर कम मान लीजिए ये मैंने आपको बताया था कि अपने से कमजोर व्यक्ति पर इंसान गुस्सा निकालता है, विस्थापित करता जाता है। ठीक है, इसके बाद सब्लिमेशन, उदारीकरण, यानी कि अपने मन में जो मोटिव हुए उससे नई इच्छाओं में मोड़ लाने की कोशिश की, और क्लर्क से आईएएस वाला एग्जांपल। इसके बाद है कन्वर्जन, जब अपनी फिजिकल में जो भी उसकी फिजिकल चेंजेस होते हैं कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं फिजिकल रूप से। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास किसी के लिए जरूरी हो सकती है तो आप हमारी क्लास को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ किसी तरीके से बने रहें। ठीक है, डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर्स भी करा रही हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।